So good evening friends, welcome to my channel Advert Wings and JKPSC केएस मेंस के एग्ज़ाम जो हैं 10 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके 17 मार्च तक जो हैं ये मेंस के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें 8 पेपर होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। टाइम बाकी काफ़ी कम रह चुका है। 28 दिनों का जो है ये महीना है और उसके बाद आपको सिर्फ 8 या 9 दिन और एक्स्ट्रा इसके बाद मिलेंगे मार्च के। देन आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सडनली स्टार्ट हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अब आपको करना है, क्या ज़रूरी टिप्स जो हैं आखिरी मिनट्स में आपको क्या क्या करना पड़ेगा इन बचे कुछ दिनों में, उसके ऊपर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी कुछ दिन बचे हुए हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा एस्से के लिए कुछ, जो आपके एस्से राइटिंग होती है। आपको पता है 250 नंबर के 2 एस्से आपको आते हैं, 125 नंबर के 2 एस्से आते हैं, 250 नंबर टोटल के होते हैं। तो करंट के टॉपिक्स जो हैं बड़े ज़रूरी होते हैं। मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक बताऊंगा जो कि पिछले पूरे साल में जो हैं वो करंट अफेयर्स में रहे हैं। और हो सके तो इन बचे हुए दिनों में आप उन 10 जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उनके ऊपर आप ऐसे राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी फेमस कोट जो है, हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम जो है नेशनल क्रिकेट टीम, उसके कप्तान भी रह चुके हैं। हाल ही में जो है इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है प्रेशर की वजह से। लेकिन इनकी कोटेशन एक है, उसको ज़रूर हम देखकर उसके बाद ही जो है वीडियो की शुरुआत करेंगे। और ये वीडियो जो है जितने भी फ्रेशर्स होंगे उनकी मोटिवेशन के लिए जो है ये एक कोटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको जो है 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। देखिए, सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही, कोई भी एग्ज़ाम होगा अगर आपको उसको क्रैक करना है तो 2 चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपकी हार्ड वर्क। एंड आई होप कि आप लोगों ने जी भरकर हार्ड वर्क जो किया होगा। ऑल्दो कम टाइम आपको मिला है, इससे मैं एग्री करता हूँ। जितना टाइम ज़्यादा मिलता था आज से पहले, अगर आप देखोगे तो मेंस में आपको कई बार साल भी मिलता था, 6 महीने 8 महीने लग जाते थे मेंस के पेपर में। लेकिन इस बारी हार्डली शायद आपको 3 महीने मिले पाए हैं और 3 महीने के बाद आपको शायद 8-10 दिन और मिले हैं। तो हार्ड वर्क जो है वो आप लोगों ने जितना किया है, आई होप जितना टाइम था आपने बेस्ट दिया होगा अपना, बहुत ज़रूरी है। एंड हार्ड वर्क के बाद अब जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, वो है सेल्फ बिलीव। ठीक है, तो अपने आप पर जो है आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपने तैयारी की है, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा इस वक्त, स्पेशली इस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है, मेहनत करने वाला टाइम जो है वो तो आसान रहता है, लेकिन जिस टाइम आपको डिलीवर करना है वो चीज़, जब आपका एग्ज़ाम जो है चल रहा होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल आसपास होता है, तो उस टाइम वो जो डिलीवर करना है वो कैसे डिलीवर करना है और अपने आप पर कैसे भरोसा रखकर डिलीवर करना है, ये चीज़ जो है सीखनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हार्ड वर्क तो आप करते ही, लेकिन जब तक आपको सेल्फ बिलीव, अपने आप पर आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या ये मैं चीज़ नहीं कर सकता, अगर आप यही सोचेंगे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो बिलीव मी आप ज़िंदगी में वो चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी इंसान ऐसा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि आपको वहाँ पर वो चीज़ हासिल करने से रोक सके। ठीक है, तो हार्ड वर्क आपने कर लिया है तो सेल्फ बिलीव अपने आप पर रखिए, सक्सेस जो है वो आपके ज़रूर कदम चूमेगी। ठीक है, विराट कोहली जी का ये कोटेशन याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग। आई होप आप पिछला महीना पूरा एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से उनकी तैयारी स्टार्ट होती है तब से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो उनको पता है कि रोज़ वहाँ पर एसेज लिखाए जाते हैं, चेक करवाए जाते हैं, एनालिसिस होती है और उनको फीडबैक भी मिलती है और इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाए हैं, घर में ही थे, आई विश के एंड आई होप कि पिछले एटलीस्ट 1 महीने से ज़्यादा के वक्त में वो ऐसे लोग ज़रूर हर कोई होगा जो आंसर राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि आंसर राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है आपको पता है बहुत लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड टाइम में ऊपर से क्वेश्चंस जो होते हैं जीएस के वो भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पूछे जाते हैं मेंस में। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को इतने लिमिटेड टाइम में आप एक ही तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं, वो है आपकी आंसर राइटिंग की, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बिलीव कीजिए, जो बंदा बिल्कुल नींव जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की होगी, उस बच्चे को वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते ही मैं कह रहा हूँ कि आधा टाइम एटलीस्ट निकल जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन जो है उसमें मुझे देना क्या है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी। हर क्वेश्चन जो है आपका एटलीस्ट हर क्वेश्चन जो है
छूट जाएगा, देखना आधा आधा क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। और अगर आप पूरा पूरा क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपके 20 में से शायद ही 10 क्वेश्चन हो पाए। तो आंसर राइटिंग बिल्कुल कीजिए। जिसने नहीं स्टार्ट की है, आज से दिन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है आप जनरल नॉलेज के और 2 क्वेश्चन अपने ऑप्शनल के जो हैं ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, वरना उसके बिना जो है आपको मेंस क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं एटलीस्ट 2-2 3-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उसमें ज़रूर देख लीजिए। जीएस के पेपर तो हर किसी को देखने ही, एसए के पेपर भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और बाकी जिसका जो भी ऑप्शन है वो अपने ऑप्शन के हिसाब से जो है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो देख सकता है। जिसने देख रखे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे अभी भी वक्त है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको क्या होगा कि आपको पैटर्न समझ आएगा कि जेके पीएससी जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल का टॉपिक हो, चाहे वो आपका जीएस का टॉपिक हो, चाहे आपके एसए राइटिंग के टॉपिक्स हों, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ये चीज़ समझना जो है बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप उस क्वेश्चन को उस नज़रिए से भी पढ़ सकें। क्योंकि वरना आप अपने नज़रिए से क्वेश्चन जो है उनको पढ़ते रहेंगे और जो ज़रूरी चीज़ है, जिसकी ज़रूरत है, पीएससी जो डिमांड करती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखिए। 5-5 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन अभी अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट आप पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए। 2 साल के ना भी हो सकें, क्योंकि पिछली बार से ही जो आपका ये पैटर्न है ये पिछली बार से ही आया है, तो एटलीस्ट आप पिछले साल के पेपर जो हैं उनको ज़रूर देखिए और पैटर्न जो है उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके हिसाब से ही आपको आगे आंसर करने। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूज़पेपर जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही है, न्यूज़पेपर आपने पहले भी पढ़ा होगा। और मैं पहले जब मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जब प्री का रिज़ल्ट हुआ था, तब भी मैंने आपको कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर से आपके एसए के टॉपिक कवर होते हैं, न्यूज़पेपर से आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक कवर हो जाते हैं, ऑप्शनल नहीं। ठीक है, ऑप्शनल के लिए जो है आपको ज़रूर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर आप पिछले 1-1 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप देखिएगा आपको पेपर में एटलीस्ट 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं जीएस एंड एसए के ऐसे ही आते होंगे, स्टैटिक पोर्शन से अलावा। हालांकि स्टैटिक पोर्शन में मैं क्यों नहीं कहता कि देखिए न्यूज़पेपर में जब आप स्पेशली अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, देखिए खुद न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो अलग चीज़ है, एनालिसिस जो हैं वो अलग होती हैं। बहुत सारे अच्छे से चैनल जो हैं इसकी एनालिसिस देते हैं। और एनालिसिस में क्या होता है, जो भी करंट टॉपिक रहता है उसका स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है। और हर दिन में ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के साथ आपके जुड़े होते हुए, यानी डेली जो है आप 5 क्वेश्चन जो हैं स्टैटिक पोर्शन के वो न्यूज़पेपर से रिवाइज कर सकते हैं। और वो 5 टॉपिक्स जो हैं वो एक भी सेक्शन से हो सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं। तो न्यूज़पेपर, आई होप कि आप सब न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते होंगे। इस टाइम तक अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो फिर अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे आगे जो टॉपिक हैं करंट में रहने वाले हैं वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो पहले से सेट हो चुका होगा। बाकी जो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हार्ड कॉपी अगर आप नहीं पढ़ सकते, सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाती है, लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो आप एनालिसिस के लिए जा सकते हैं। बेस्ट वे बायजूस एनालिसिस, सबसे अच्छा एनालिसिस जो है न्यूज़पेपर का मिलता है। स्टडी IQ पे आपको मिल सकता है और भी अच्छे चैनल हैं, अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं। जो भी अच्छा लगे आप उसके लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक जो शुरू में मैंने बताया था कि एसे राइटिंग जो है 250 नंबर जो है एसे राइटिंग के आपको मिलते हैं। 2 एसे आते हैं, टोटल 8 एसे होते हैं, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। पहले 4 एसे आते हैं कंपोनेंट में, उससे 1 करना है। दूसरे पार्ट में आपको 4 एसे होंगे, जिसमें से आपको 1 करना रहता है। दोनों 125-25 नंबर के होते हैं, टोटल 250 नंबर के। एसे राइटिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन चलिए, जिन्होंने नहीं की है, आपके देखिए सोशल टॉपिक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जो है, एक तो करंट टॉपिक से आप कैसे आ सकते हैं, यानी जो करंट्स में आपके टॉपिक चल रहे हैं उससे ऐसे आ सकते हैं। दूसरा आपके सोशल टॉपिक्स जो हैं, देखिए सोशल टॉपिक्स में आपको पता ही है, वीमेन एम्पावरमेंट होगी, एजुकेशन होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, इसके ऊपर जो है आपके, या फिर सोशल ईवल्स वगैरह होगी, तो इनके ऊपर कोई भी टॉपिक जो है वो आपको आ सकता है इससे रिलेटेड।
ये तो आपके पुराने टॉपिक है, इसमें आपको पता ही है, इसमें नया कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी 10 इम्पॉर्टेंट ऐसे के जो है टॉपिक बताता हूँ जो कि पिछले एक साल में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसने नहीं की है तो आने वाले ये जो दिन बचे हैं, एक एक ऐसे भी आप रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपके 10 दिन में 10 ऐसे हो जाएंगे और शायद इनमें से ही आपको कोई ऐसे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ऐसे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि तेल के दाम जो है, कच्चे तेल के दाम काफ़ी भारत में बढ़ गया है। इसका दाम पिछले 1 डेढ़ साल से इसके दाम बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा करंट में ये टॉपिक रहा है, तो इसके ज़रूर आप इसके ऊपर एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, आप इस पर ऐसे लिखिए एंड प्रैक्टिस जो है इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। एग्रीकल्चर क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जो इंडिया की बात करें तो आपको पता है कोविड-19 में जो है सारे बिजनेसेस जो हैं वो ठप हो गए थे। आपके सर्विसेज सेक्टर में जो है वो डाउनफॉल आ गया था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाउनफॉल आ गया था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो भारत में भी देखी गई है और बाहर की भी काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई। तो एग्रीकल्चर की अहमियत जो है इससे और ज़्यादा जो है उभर कर सामने आती है, तो इसके ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। मेरी तरफ से आपको टॉपिक है कि नीड ऑफ द आवर इज़ टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तीसरा टॉपिक जो है वो आपका फार्मर प्रोटेस्ट का रहा है। फार्मर्स लगभग 8-9 महीने तक प्रोटेस्ट चलता रहा है भारत में एंड बहुत देर बार ऐसा हुआ कि किसी के प्रोटेस्ट करने के बाद कोई कानून जो है वो रिपील हुआ हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो। इसलिए ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी आपको जो है ऐसे बन सकता है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नेचर कैसा रहा गवर्नमेंट का इन प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो भी आप थोड़ा चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो आपका करंट के लिए ज़रूरी है ऐसे के लिए, वो है ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके एकदम से दाम जो हैं आसमान छूने के लिए चले गए थे और उसके बाद फिर एकदम से नीचे भी आ गए। क्रिप्टो करेंसीज अब भारत में भी आपको पता है 30% टैक्स इस पर रिसेंटली लगा दिया गया है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स पर। और साथ ही साथ जो है क्रिप्टो करेंसी जो है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत भी जो है लॉन्च करने की आरबीआई को कहा गया है कि आप डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च कीजिए। तो ये ज़रूर टॉपिक में रहा है, इसके ऊपर भी ऐसे बन सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी और उसके रिलेटेड जो इश्यूज जुड़े हुए हैं उसके ऊपर आप ऐसे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पांचवा टॉपिक है वो है ग्लोबल रिसेशन एंड शेप ऑफ इकोनॉमी। ये भी कोविड-19 के ही रिलेटेड है। कोविड-19 से जो ग्लोबल स्लो डाउन आया है, पूरे एक हम कह सकते हैं वर्ल्ड में रिसेशन टाइप का माहौल जो बन गया था 2020-21 की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी आपका एक ऐसे बन सकता है। उसके बाद आगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखोगे, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपको पता है ट्रेंड हो गया पिछले 2 सालों से। ऑनलाइन एजुकेशन ही लगभग जो है भारत में चल रही है, तो इसके ऊपर जो है आप ज़रूर एक ऐसे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है क्या यही फ्यूचर भारत का रहने वाला है या वर्ल्ड का फ्यूचर रह सकता है या नहीं रह सकता है। इसके ऊपर जो है आपको बैलेंस्ड व्यू जो है वो देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो है। प्राइवेटाइजेशन भारत जो है आजकल की मौजूदा गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको प्राइवेटाइज करने का जो है वो सोचा जा रहा है। काफ़ी बैंक्स हैं एंड रिसेंटली एलआईसी की भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, तो इस टॉपिक को भी आप जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर जो है ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट पे आप ऐसे जो एक्सपेक्ट अगर कर सकते हैं वो आपका नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है काफ़ी ट्रेंड में रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ ने रिसेंटली जो है टारगेट जो है दे दिया है कि हम इस साल तक हम नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो उसको कर लेंगे। और भारत ने भी रिसेंटली जो है 2070 का टारगेट रखा कि 2070 तक हम जो है कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो लेकर आएंगे। यानी जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में उतना जो है हम इन्वायरमेंट से हटा भी देंगे बाय द वे ऑफ टेक्निक्स और उनको जो है समंदर वगैरह या पहाड़ों में या फॉरेस्ट वगैरह में एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चाइना इंडिया बॉर्डर इशू जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2020-21 की न्यूज़ में। तो इसके ऊपर भी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप देखोगे अगेन कोविड-19 से जो है
फैमिलीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अच्छी चीज़ें रही हैं, क्या बुरी चीज़ें रही हैं, जो लॉकडाउन के टाइम क्वारंटाइन लोग हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आप ऐसे ऐसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इनको लिखिए, ज़रूर लिखिए, एक एक ऐसे लिखिए हर दिन, और 10 दिन तक आप 10 ऐसे लिख लेंगे, उसमें से उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई ऐसे जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद एथिक्स जो है, ऐसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीएस के जो पहले 3 पेपर रहते हैं लगभग न्यूट्रल ही रहते हैं हर किसी के लिए, हर कोई जो है वहाँ पर इक्वल नंबर ही लाता है। कैसे कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन वहाँ पर इक्वल नंबर ही आते हैं। लेकिन एक जो पेपर है जीएस 4 में से, जो एक एथिक्स का पेपर आपका रहता है, पेपर 4 जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड करके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर रहता है, क्योंकि यही पेपर है जो कि आपको जीएस के 4 पेपरों में सबसे अच्छे नंबर जो है दिलवा सकता है। ऑल्दो आप अगर अच्छे हैं तो आपको दूसरे जीएस में भी नंबर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पर नंबर मिलते ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पर एवरेज नंबर आपको पता ही है, 100-110 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, एवरेज है। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको 140 प्लस मिल सकते हैं, आपको 150 तक भी जो है इसमें नंबर मिल सकते हैं। और इसके नंबर अगर आपके 140-150 आ गए तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं बाकी सबके मुकाबले। तो एथिक्स जो है उसको ज़रूर पढ़िए, पढ़ चुके हैं तो इन दिनों में एथिक्स जो हैं उसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल की रिसेंटली क्या हुआ कि ऑप्शनल की पहले 5 छुट्टियां जो हैं ऑप्शनल के पेपर और जीएस के बीच में दी गई थी, जिसको जो है आप कम करके जो है वो 3 कर दिया गया है। तो 3 छुट्टियों में आपको ऑप्शनल के 2 पेपर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप एक काम कीजिए, जो ऑप्शनल बी पेपर जो है आपका, जो कि 17 तारीख को होगा, उसको हो सके तो इन्हीं दिनों में, यानी 9 तारीख यानी पेपर स्टार्ट होने से पहले आप अपने अपने जो ऑप्शनल के बी पेपर हैं उनको एक बारी रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि शायद उस वक्त आपको दोनों पेपर रिवाइज़ ना हो सके। तो 16 को पहले आपका ऑप्शनल ए पेपर रहेगा, तो वो 3 जो छुट्टियां होंगी उसमें आप ऑप्शनल ए जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ऑप्शनल बी अगर आपने आज ही पढ़ लिया होगा एग्ज़ाम से पहले, तो फिर आप उसको एक जो दिन बचेगा आपका 16 तारीख को शाम को, उसमें भी जो है आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो बी पेपर जो है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आखिर में आखिरी चीज़ जो है वो है आपकी टाइम जो है, वहाँ पर टाइम बड़ा लिमिटेड है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है आपके वक्त को लेकर। इसलिए एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास जो है एक वॉच जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल वॉच जो है वो नहीं चलेगी, सुइयों वाली जो वॉच होगी वही आपको अलाउ किया जाएगा। सिंपल सी आप वॉच ले सकते हैं सुइयों वाली, तो वो आपको अंदर अलो की जाएगी। ज़रूर उसको साथ रखिए घड़ी को, और टाइम जो है घर से ही प्लान बना के जाइए कि आपको किस पेपर में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, कितना वक्त जो है कि देना ही आपको एस्टिमेट लग जाएगा अगर आप ओवरऑल जो है उसको पूरे पेपर को देखेंगे और पूरे टाइम को देखेंगे। तो घड़ी ज़रूर साथ रखिएगा, और टाइम जो है जितना एक क्वेश्चन के लिए आपने टाइम अलॉट किया है उस टाइम में जितना क्वेश्चन आपका लिखने हो रहा है छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइमिंग जब स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कीजिए। छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। आपकी अटेम्पटेशन जो है, जितनी ज़्यादा आपकी अटेम्पटेशन रहेगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस जो हैं वो होंगे। और बाकी आखिर में एक और एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, पढ़िए लिखिए, अच्छी चीज़ है, मेहनत करोगे तो उसका तो फल मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन के टाइम स्पेशली मैं कहता हूँ, आपकी खाने की और आपकी सोने की जो जितनी ज़रूरत आपकी बॉडी को, हर किसी की बॉडी को अलग अलग टाइमिंग पे होता है। जैसे हर कोई 6 घंटे सोकर भी अपनी बॉडी को फ्रेश रख सकता है, कोई 10 घंटे सोकर भी फ्रेश रख सकता है। तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपकी मील की रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर पूरा कीजिए एग्ज़ामिनेशन के बीच भी। वरना अगर आप ये दोनों चीज़ें ही नहीं करेंगे तो आपकी अलर्टनेस जो है, बॉडी जो है वो अलर्ट नहीं रहेगी, आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, और ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालेंगी। तो खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। खाना होगा, ताकत होगी, ब्रेन में कुछ एनर्जी होगी, तभी जाकर जो है आप अच्छी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर एग्ज़ाम में दे सकेंगे। और सोना जो है वो भी ज़रूरी है, 6 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, बाकी जो है उसमें मेहनत लगा दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं।